अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एपोकाइन इंजेक्शन के बारे में कि एपोकाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किन बीमारियों में किया जाता है, इसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, इसको किस तरीके से लगाया जाता है और इसका डोज क्या है, ओवरडोज देने से इसका क्या नुकसान है, किन बीमारियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, प्रेगनेंसी में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं, या इस इंजेक्शन को इस्तेमाल करते वक्त किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए और इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं। दिस इज डॉक्टर इरफान फ्रॉम मेडी हेल्थ इंटरप्राइजेज और इस चैनल पर आपको सिर्फ मेडिकल और हेल्थ से रिलेटेड ही वीडियोस मिलेगी। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं एपोकाइन इंजेक्शन के इंट्रोडक्शन से। एपोकाइन इंजेक्शन में जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है एरिथ्रोपोएटिन अल्फा होता है और इसको शॉर्ट फॉर्म में एपोटाइन अल्फा भी कहा जाता है। अब ये सिंथेटिक फॉर्म है, यानी कि ये मसनूई तौर पे इंजेक्शन बनाया जाता है और ये एक हार्मोनल इंजेक्शन है एरिथ्रोपोएटिन का। अब एरिथ्रोपोएटिन क्या है? एरिथ्रोपोएटिन जो है हमारी बॉडी में किडनीज बनाती हैं, यानी कि किडनीज प्रोड्यूस करती हैं, इस हार्मोन को बनाती हैं। ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है जो कि बॉडी में स्टिमुलेट करती है आरबीसीज की प्रोडक्शन में। आरबीसीज यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा लाल खून है, इसी की वजह से सारी प्रोडक्शन हो रही होती है और ये हो रही होती है बोन मेरो में। आपको ये पॉइंट शायद यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में ना आए, लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करें इसके यूजेस के बारे में, इसकी इंडिकेशंस के बारे में कि इस इंजेक्शन को किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, फिर आपको आसानी से समझ आ जाएगी और मैं इसी में आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो अगर हम इसके यूजेस के बारे में देखें तो जिन पेशेंट्स को एनीमिया हो, यानी कि खून की कमी हो, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों की वजह से होती है, तो उन पेशेंट्स में इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है क्रॉनिक किडनी डिजीज़, जिसको हम शार्ट फॉर्म में सीकेडी लिखते हैं। ऐसे पेशेंट्स जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों, गुर्दे बिल्कुल भी काम ना कर रहे हों या बहुत थोड़े बहुत काम कर रहे हों, तो उन पेशेंट्स में इस इंजेक्शन को लगाया जाता है। अब इस इंजेक्शन का काम क्या होता है, क्योंकि जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था वीडियो के कि गुर्दे जो हैं वो ये एक हार्मोन बनाते हैं एरिथ्रोपोएटिन। जब गुर्दे काम करना ही छोड़ देंगे या गुर्दे अपना फंक्शन जो है अच्छे तरीके से परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे या गुर्दे बिल्कुल फेल हो चुके होंगे, पेशेंट डायलिसिस पे होगा, तो उन पेशेंट्स में फिर हम मसनूई तौर पर ये हार्मोन एरिथ्रोपोएटिन देते हैं ताकि बॉडी में फिर जो है आरबीसीज की प्रोडक्शन होती रहे और जो एनीमिया यानी कि खून की कमी है वो पूरी होती रहे। इसके अलावा पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, यानी कि पेशेंट की जो ज़िंदगी है, वो बेहतर से बेहतर गुजर सके और इसके अलावा फिर हार्ट अटैक होने के चांसेस भी कम होते हैं और बाकी खून की बीमारियां भी जो है, बाकी रिस्क फैक्टर जो हैं, यानी कि ख़तरा होने का चांसेस होता है बाकी बीमारियों का, वो भी कम हो जाता है। इसके अलावा फिर जिन पेशेंट्स में खून की कमी हो कीमोथेरापी की वजह से, यानी ऐसे पेशेंट्स जो कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला होते हैं, अब कैंसर के मर्ज़ में मुब्तला हों या फिर कोई भी ऐसी बड़ी बीमारी हो जैसा कि गुर्दों की बीमारी है, जिगर की बीमारी है, अगर कहीं पे भी ऐसा लगता है कि खून की कमी की वजह जो है वो एरिथ्रोपोएटिन है, यानी कि ये एक हार्मोन है, तो फिर इस इंजेक्शन को हमने लगाना ही लगाना होता है। अब सीकेडी का बता दिया मैंने, कैंसर का बता दिया कि जिन पेशेंट्स को कैंसर होता है और उन पेशेंट्स को जब कीमोथेरापी लग रही होती है तो कीमोथेरापी की वजह से बहुत ज़्यादा खून की कमी हो जाती है। उन पेशेंट्स में फिर एनीमिया को ट्रीट करने के लिए, यानी खून की कमी को ट्रीट करने के लिए इस इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो HIV एड्स के पेशेंट होते हैं, अगर वो जोडोवेडाइन थेरापी पे होते हैं तो फिर उसमें भी इस एनीमिया को ट्रीट करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। अच्छा, कभी कभार इस तरह भी होता है, अगर कोई मेजर सर्जरी हो रही है, यानी कि बड़े किस्म का ऑपरेशन हो रहा है, तो सर्जरी से पहले फिर जहाँ पे ख़तरा महसूस होता है कि इस पेशेंट को ब्लड ट्रांसफ्यूजन लगने का ज़्यादा खतरा है, तो उस रिस्क फैक्टर को कम करने के लिए, उसको रिड्यूस करने के लिए फिर एपोकाइन इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसका इस्तेमाल जो है बच्चों में भी किया जाता है, लेकिन प्री मेच्योर इन्फेंट्स, यानी कि ऐसे बच्चे जो वक्त से पहले उनकी पैदाइश हो गई हो, तो ये ऑफ लेवल है, यानी कि ये FDA से अप्रूव नहीं है ट्रीटमेंट, तो ये सम टाइम इसका इंजेक्शन का इस्तेमाल जो है बच्चों में किया जा सकता है। अगर हम एरिथ्रोपोएटिन की हिस्ट्री देखें तो 1950 में इसको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाई किया गया और इसको प्रोड्यूस किया गया रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के जरिए 1989 में, और ये फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट ह्यूमन एरिथ्रोपोएटिन, जिसको हम RH-EPO भी कहते हैं, और ये अप्रूव हुआ क्लिनिकल यूज़ के लिए, यानी कि पेशेंट्स को अब ये लगा सकते हैं। एपोकाइन जो है ये एक ब्रांड नेम है। इसके अलावा आपको मार्केट में बहुत से मुख्तलिफ जो है इंजेक्शन मिल जाएंगे मुख्तलिफ ब्रांड नेम से, लेकिन एपोकाइन जो है ये बहुत मशहूर ब्रांड है और ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है पेशेंट में। अच्छा, एपोकाइन जो है ये एशिया, मिडल ईस्ट और स्पेशली जो है ये CJ हेल्थ केयर कंपनी, जो फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है, ये जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। इसके अलावा भी आपको मार्केट में मुख्तलिफ ब्रांड नेम से आपको अच्छी अच्छी कंपनीज के इंजेक्शन मिल जाएंगे, लेकिन इनमें जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, जो इसका जेनेरिक होता है, वो एरिथ्रोपोएटिन ही होता है। अगर हम बात करें इसके डोजेज के बारे में, तो इसका डोज जो है डिपेंड करता है कि बीमारी किस टाइप की है, पेशेंट डायलिसिस पे है या पेशेंट डायलिसिस पे नहीं है, सिर्फ गुर्दों की बीमारी है। इसके अलावा अगर पेशेंट को कैंसर है, कीमोथेरापी पे है, या फिर सर्जिकल पेशेंट है जो कि प्री ऑप कंडीशंस में दिया जाता है। अब क्रॉनिक कंडीशंस में या तो इसको IV दिया जाता है या फिर सबक्यूटेनियस दिया जाता है। सबक्यूटेनियस
सबक्यूटेनियस या आईवी, इसका जो इनिशियल डोज होता है वो 50 से 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और इसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है हफ्ते में या ये 2 बार लगता है या 3 बार, ये कंसल्टेंट जो है इसका डोज एडजस्ट करता है, और ये पेशेंट की जो कंडीशन पे डिपेंड कर रहा होता है सारा। इसके अलावा ये लगता है ज़्यादातर डायलिसिस पेशेंट पे जो इसका डोज है। अच्छा, जो सीकेडी के पेशेंट यानी कि ऐसे मरीज़ जो गुर्दों के मरीज़ हैं और वो डायलिसिस पे नहीं है, तो उन पेशेंट्स में सबक्यूटेनियस यानी कि जिल्द के नीचे लगाया जाता है, और ये ज़्यादातर पेट पे लगाया जाता है, थाई पे भी लगा सकते हैं, और उनका इनिशियल डोज जो है वो भी 50 से 100 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी देते हैं, और इसका भी जो फ्रीक्वेंसी होता है वो हफ्ते में 2 बार या 3 बार इस इंजेक्शन को लगाते हैं। इसके अलावा फिर जो कीमोथेरेपी के पेशेंट होते हैं उनको भी सबक्यूटेनियस लगता है, और उसका डोज जो है 150 इंटरनेशनल यूनिट पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से देते हैं, और इसका डोज जो है हमेशा कंसल्टेंट ही एडजस्ट करता है। किसी पेशेंट को 4000 इंटरनेशनल यूनिट लगते हैं और किसी को 10,000, इसी तरह इसका डोज जो है वो वेरी कर रहा होता है। लेकिन इस इंजेक्शन को लगाते वक्त हमेशा हमारे जहन में बस एक ही टारगेट होता है कि जो हीमोग्लोबिन है यानी कि जिस्म में जो खून की कमी है या जो एचबी लेवल है वो 10 से 12 ग्राम पर डेसीलीटर तक होना चाहिए। और इस इंजेक्शन के इस्तेमाल से अगर पेशेंट में 2 वीक्स के अंदर अंदर यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर अगर एचबी लेवल जो है 1 ग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, तो फिर हम पेशेंट में देखते हैं तो इसका डोज जो है रिड्यूस कर देते हैं 25 से लेकर 50% तक। यानी कि जिन पेशेंट्स को अगर 10,000 इंटरनेशनल यूनिट लग रहा था तो फिर उसको 4,000 5,000 इंटरनेशनल यूनिट पे लेकर आ जाते हैं, और ये डिपेंड कर रहा होता है कि एचबी लेवल जो है ये कितनी इंक्रीज कर रहा है। अगर हम बात करें इसके ओवर डोजेज के बारे में कि अगर किसी पेशेंट को ओवर डोज चला जाए यानी कि ज़्यादा डोज दिया जाए तो फिर इसका नुकसान क्या होगा। ओवर डोज सबसे पहले रेयर है, क्योंकि इसका डोज पहले से ही एडजस्ट कर दिया जाता है और वही पेशेंट को डोज मिल रहा होता है, बट सम टाइम ये पॉसिबल होता है। तो इसमें यह है कि एचबी इंक्रीज़ हो सकती है बहुत तेज़ी से, लेकिन उसके फिर ज़्यादा जो है फिर ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस होंगी, जैसा कि अगर हम सिम्टम्स देखें पेशेंट में तो हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंसिव हो जाएंगे पेशेंट, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द रहने की शिकायत होगी, चक्कर आना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जो खून है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा होने का खतरा हो सकता है, और इसको हम रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस कहते हैं, जिससे ब्लड क्लॉट बन सकते हैं, और ये बड़ी डेंजरस सिचुएशन होती है। इस वजह से इसका डोज जो है वो प्रॉपर एडजस्ट किया जाए। अगर हम इसकी मैनेजमेंट की बात करें तो या तो फिर इसको स्टॉप कर दिया जाए या इसका डोज जो है कम कर दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट हाइपरटेंसिव हो चुका है या उस पेशेंट को झटके लगना शुरू हो गए हैं तो फिर उसको अलामात की बेस पे जो है इसको ट्रीट किया जाता है। अब अगर हम बात करें कि किन पेशेंट्स को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए या बहुत एहतियात से इसका इस्तेमाल करना चाहिए, तो ऐसे पेशेंट्स जिन पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर कंट्रोल ही ना हो रहा हो, बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर हाई रह रहा हो, उन पेशेंट्स में फिर इसको अवॉइड कर देते हैं। अगर किसी पेशेंट का इंजेक्शन ये चल भी रहा है तो उसको फिलहाल स्टॉप कर देते हैं। इसके अलावा फिर एक कंडीशन होती है प्योर रेड सेल एप्लेजिया कहते हैं, PRCA, उस कंडीशन में भी इसको इस्तेमाल नहीं करते। अगर किसी पेशेंट को एक्टिव ब्लड क्लॉट्स हैं, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है या स्ट्रोक यानी कि फालिज का अटैक हुआ है, इस कंडीशन में भी फिर इसको स्टॉप कर दिया जाता है। अगर हम बात करें प्रेगनेंसी के बारे में तो इसकी जो प्रेगनेंसी कैटेगरी है वो C है। इसको तभी इस्तेमाल किया जाता है जब पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो, अदरवाइज़ प्रेगनेंसी के दौरान इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर हम इसकी रिसर्च देखें तो ये ट्रेटोजेनिक इफेक्ट्स काज करती है, यानी कि अगर किसी पेशेंट को ये लगता है तो बच्चे में ये नुक्स पैदा कर सकती है। इसका डेटा जो है एनिमल से मिला है, क्योंकि उसमें ये पोटेंशियल जो है वो रिस्क वहाँ पे बताए हैं, लेकिन इंसानों पे इसकी बहुत कम जो है रिसर्च हुई है, इसी वजह से इसका डेटा जो है लिमिटेड है। इसके अलावा ऐसी माएँ जो अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं यानी कि ब्रेस्ट मिल्क पे हैं, तो उनमें भी इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाता है, या तो इसको अवॉइड किया जाता है या फिर बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं करवाया जाता। और इस इंजेक्शन को लगाते वक्त 2-3 बातों का खास ख्याल रखा जाता है, जैसा कि वीकली बेसिस पे यानी कि हर हफ्ते खून का टेस्ट किया जाता है, एचबी लेवल चेक की जाती है ताकि हीमोग्लोबिन लेवल कहाँ तक पहुँचा है। जब तक स्टेबल नहीं हो जाता इस इंजेक्शन को लगाते रहते हैं। इसके अलावा फिर कुछ पेशेंट्स में आयरन स्टोर्स भी देखते हैं, जो कि एक ब्लड टेस्ट के जरिए फेरिटिन ट्रांसफरीन सेचुरेशन देखते हैं कि एपोकाइन इंजेक्शन जो है वो इनफेक्टिव है या फिर आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो क्यों प्रेजेंट है, ये इन्हीं टेस्ट से पता चलता है। इसके अलावा फिर ख़ास बात यह है कि मॉनिटर करें लाजमी ब्लड प्रेशर रेगुलर बेस पे, यानी कि रोज़ाना अपना ब्लड प्रेशर चेक करें और डायरी में रीडिंग नोट कर लें। अगर हम बात करें इस इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में तो इसके बहुत कॉमन से साइड इफेक्ट्स हैं, जैसा कि सर में दर्द होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा जोड़ों में हड्डियों में दर्द रहने की शिकायत हो सकती है। फिर जिस जगह इंजेक्शन लगाया है उस जगह पे इंजेक्शन साइट रिएक्शन या थोड़ा सा पेन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है। कभी कभार इस इंजेक्शन के लगने से 6-8 घंटे या 24 घंटे तक हल्का हल्का जिस्म में दर्द रहना या बुखार होने की शिकायत हो सकती है। इसके अलावा फिर ब्लड प्रेशर जो है हाई हो सकता है। तो ये कंप्लीट डिटेल थी एपोकाइन इंजेक्शन के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप मजीद ऐसी हेल्थ से रिलेटेड मेडिकल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।